हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट इसको पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। तो पार्लियामेंट को जो है अगर आप हिंदी में देखें तो इसको संसद बोला जाता है, ठीक है। संसद भवन बोला जाता है या पार्लियामेंट हाउस बोला जाता है। तो पार्लियामेंट हाउस जो है ये दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। दिल्ली जो आपकी इंडिया की कैपिटल है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। सबने देखा होगा, सबको इसके बारे में पता भी होगा। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं कि इसके अंदर दो हाउसेज होते हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है एंड राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है, दैट मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट को बनाते हैं। इन तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट जो है वो हमारे पास कंप्लीट पार्लियामेंट जो है वो आती है। अब एक और चीज़ बताऊं, लोकसभा जो है ठीक है, लोकसभा जो है आपकी, इसके अंदर 545 मेंबर्स होते हैं। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें इस राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर मैंने कितने बताए, 245 मेंबर्स बताए। इस 245 मेंबर्स में से जो 12 मेंबर्स होते हैं, जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करता है उनको प्रेसिडेंट। ये आपके जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बेसिक क्लियर करवा रही हूँ आपका थोड़ा सा। 12 मेंबर्स जो हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है। इनको कौन चुनता है, आपका प्रेसिडेंट। और अगर आप लोकसभा की बात करें, लोकसभा में मैंने कितने मेंबर्स बताए आपको, 545। इस 545 में से जो 543 मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये वोटिंग के थ्रू जो है वो आते हैं। और जो दो रह गए हैं ना, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, दो सीट्स रह गई हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब आपको पता है ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ रूल किया था। मैक्सिमम ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे, जो थोड़े बहुत रह गए थे उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंदर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, उनके जो पापा हैं या मम्मा जो है, ठीक है, पापा बोल सकते हो इंडियन है, या पापा जो हैं वो अमेरिकन है और मम्मा इंडियन है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है और 2 सीट्स उनके लिए रिजर्व करके रखी हुई हैं। अब जो मैंने आपको बताया, लोकसभा के अंदर जो 543 सीट्स हैं यहाँ पे इनके इलेक्शंस जो है वो डायरेक्ट होते हैं। और इन इलेक्शंस के थ्रू हमारे पास एमपीज बनकर आते हैं। एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आते हैं। और यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये किसको चूज़ करते हैं, हमारे पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। ये एमपीज जो है ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं और इन एमपीज के इलेक्शंस के थ्रू जो है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बन के आता है, या प्राइम मिनिस्टर के जो है वो हमें मिलता है। ये जो लोकसभा के अंदर इलेक्शंस होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये था आपका बेसिक, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ओवरव्यू है इस चैप्टर का, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये है आपकी पार्लियामेंट, इस तरह से कुछ दिखती है, ठीक है। ये इसका प्रीफेस है। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। जो आपका स्टार्ट होता है यूनिट, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे, लोग ही क्यों चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोगों के थ्रू ही जो है वो क्यों जो चुना जाता है। तो यहाँ बोला गया है जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया यानी कि हमारा भारत, एज वी नो, हम सब जानते हैं कि इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। इस दिन हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। किस दिन, 15 अगस्त 1947 में। आगे क्या बोला जा रहा है, प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग, और इस आज़ादी के लिए हमारे जो नेशनलिस्ट थे, हमारे जो जिन्होंने हमारे लिए आज़ादियाँ लड़ी हैं, हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारी आज़ादी के लिए, उन्होंने बहुत ही लंबा और बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रगल जो था वो किया था। बहुत सोसाइटी के अंदर बहुत डिफरेंट पार्टिसिपेशन की थी, मूवमेंट्स के अंदर, रिवॉल्ट्स के अंदर, रेवोल्यूशंस के अंदर, फिर उसके बाद स्ट्रगल्स के अंदर जो था वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हमें जो है वो आज़ादी दिलवाई थी। पीपल जो थे वेरियस बैकग्राउंड से, बहुत सारे बैकग्राउंड से जो थे बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया था। एंड वो जो थे वो क्यों इंस्पायर हुए थे, वो किन आइडियाज़ से जो थे इंस्पायर हुए थे, किन इन आइडियाज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया, वो कौन से आइडियाज़ से जो थे वो जो मतलब इंस्पायर हुए थे, प्रेरित हुए थे, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी,
पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बोला था कि आपको क्या होगी, आपको आज़ादी मिलेगी, जो ब्रिटिशर्स आपके ऊपर आपको गुलाम बना के रखा हुआ है आपको उससे आज़ादी मिलेगी, जो भी जिस तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ की जाती है वो नहीं होगी, बिकॉज आपको यहाँ पे इक्वालिटी दी जाएगी। और साथ ही साथ में हर एक डिसीजन में आप सबका क्या होगा, पार्टिसिपेशन जो है वो करवाया जाएगा, हर एक डिसीजन के अंदर जो है वो आपकी राय मांगी जाएगी, आपका ओपिनियन जो है वो लिया जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि कॉलोनियल रूल के अंडर, दैट मीन्स कि ब्रिटिश रूल के अंडर जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल था तो पीपल जो थे वो डर डर के जी रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, और वो जो थे जब वो कई बार उनके डिसीजंस में एग्री नहीं करते थे तो उनको उठवा लिया जाता था या उनको कोई ना कोई सज़ा दे दी जाती थी। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजंस, और उनको क्या करना पड़ता था, देखिए जब कॉलोनियल रूल था ना, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज, बहुत सारी चीज़ें जो थे वो इम्प्लीमेंट की हुई थी और लोगों को उनको डर डर कर जो था वो मानना पड़ता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को सुनना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनको जो था वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म बोल सकते हो उनका सामना करना पड़ता था अगर वो उनके डिसीजंस नहीं मानते थे। ये जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी ना, ये जो फ्रीडम मूवमेंट चलाई गई थी कि इंडिया को आज़ादी दिलवाई जाएगी गोरों से या कॉलोनियल रूल से, तो इस वजह से उन्होंने क्या हुआ, इंडिया की सिचुएशन जो थी इस फ्रीडम मूवमेंट ने चेंज कर दी थी। जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिन्होंने क्या किया, हमें आज़ादी दिलवाई, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी मतलब स्ट्रगल्स जो थे वो किए। तो जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। ओपनली क्रिटिसाइज़ करने का मतलब कि उनको उनके सामने जो था वो उनको मना करना शुरू कर दिया, और उन जो थी अपनी डिमांड जो थी उनके सामने रखना शुरू कर दी कि भाई हमें जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो और अब आप यहाँ से चले जाओ। एज फार एज 1885, यानी कि 1885 से भी पहले की, ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जिसको बोला जाता है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो क्या बोला है, 1885 से भी पहले की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांड की थी कि देयर भी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर हमारे भी कुछ मेंबर जो है उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए, और हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम लोग जो है वो बजट को के बारे में डिस्कस कर सके और क्वेश्चंस पूछ सके। बजट जैसे कि देखिए घर के अंदर भी जो है, जैसे पापा जो है वो मम्मी को पैसे दे देते हैं, जैसे 5,000 दे दिया और बोल दिया कि ये तुम्हारे घर का पूरा 5,000 का ये तुम्हारा बजट मैंने दे दिया और इस 5,000 से तुमने अपना पूरा घर चलाना है। उसी तरह से जैसे आपके देश के अंदर जो है बजट जो है वो एक बनाया जाता है, हर साल का एक डेट जो है वो मेंशन की जाती है, जैसे कि 1 अप्रैल को एक नया बजट जो है वो हर साल आता है, 31 मार्च को वो पूरा आपको बताना पड़ता है। आपको नहीं, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी हमारी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक 31 अप्रैल को अपना पूरा जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा जो है वो यूज़ किया है या दिया गया है या ठीक है फंड किया गया है। वैसे ही 1 अप्रैल को एक नया बजट जो है वो बनके तैयार होता है कि किसको कितना कितना पैसा जो है वो दिया जाएगा काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांड की कि लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब क्या हो गया, लॉ मेकिंग बॉडी, जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, वहाँ पे इंडिया के भी मेंबर्स जो हैं वो चुने जाने चाहिए और उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो बजट के अंदर अपनी डिस्कशन कर सकें और साथ ही साथ में क्वेश्चंस पूछ सकें। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये क्या हुआ 1885 से भी पहले जो थी ये इंडिया जो थी, या आप बोल सकते हैं इंडिया के जो मेंबर्स थे या कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो इसकी डिमांड कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये एक्ट आया था और इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, उनको जो थी वो अलो कर दिया था, इंडियन मेंबर्स को अलो कर दिया था कि भाई आप क्या कर सकते हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हो, यानी कि आप भी अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो लेजिस्लेचर के अंदर। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर, ये जो अर्ली लेजिस्लेचर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, यहाँ पे नेशनलिस्ट की जो डिमांड्स थी ये बढ़ती ही जा रही थी। दे डिड नॉट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी डिमांड्स तो सुनी, उन्होंने उनको अलो तो कर दिया कि वो वहाँ पे जाके मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्ट अपने मेंबर्स को ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हर एक अडल्ट को, अडल्ट यानी कि 18+ मेंबर को जो था वो वोट देने का अधिकार नहीं था, और ना ही उनको उनके पास ये अधिकार था कि वो किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दिखाएं, यानी कि किसी भी तरह के डिसीजन में अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएं। जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो एक्सपीरियंस था कॉलोनियल रूल का, एज वेल एज जो पार्टिसिपेशन थी डिफरेंट पीपल्स की स्ट्रगल्स के अंदर फ्रीडम को लेके, उन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट के अंदर बहुत सारे उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट जो थे वो क्लियर कर दे, दैट जितने भी इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के पर्सनस होंगे वो अपनी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको अलो नहीं किया था। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इतना बोला था कि आप लेजिस्लेचर के अंदर अपने मेंबर्स को इलेक्ट करवा सकते हो, लेकिन किसी भी एडल्ट को, जो 18+ बंदा होगा, एडल्ट होगा, उसको ये अलो नहीं है
है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग में अपनी पार्टिसिपेशन दिखाए और साथ ही साथ में वो किसी भी तरह का वोट जो है वो दे सकेगा। लेकिन जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने स्ट्रगल के बाद ये सोचा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक अडल्ट को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपना राय जो है वो दे सके, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंस आती गई, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। जिस तरह से इंडिपेंडेंस आई और हम लोग जो थे वो एक फ्री कंट्री के सिटीजन नागरिक बन गए। इसका ये मतलब नहीं था जब हम फ्री नागरिक बन गए तो दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। जो मतलब गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से जो करना चाहती थी वो कर सकती थी। इसका ये मतलब था कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, पीपल्स की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंगली काम करेगी, ठीक है, जैसे लोग चाहेंगे उस तरह से गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। जो ड्रीम्स और एस्पिरेशन थी फ्रीडम स्ट्रगल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो लिखा गया है उसमें ये था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 प्लस से अबव जो भी बंदा होगा या जो भी पर्सन होगा उसके पास ये अधिकार होगा कि वो वोट दे और साथ ही साथ में अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। यही बोला हुआ है कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के उनके पास अधिकार होगा, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, ठीक है। उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है वो अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को सबके सामने ला सकता है। यहाँ पे ये बताया हुआ है। अब आगे क्या बोला है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं जिनको हम चुनते हैं, ठीक है। जैसे आपके एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, आपके मेयर्स हो गए, वार्ड मेंबर्स हो गए, सीएम हो गया, ठीक है, पीएम हो गए, ये सारे जो है ये कौन होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीपल्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसिडेंट, यानी कि डेमोक्रेसी के आइडिया को आगे लेके जाना जो था उसका एक ही मतलब एक मोटिव था, एक तरीके से हम उसको आगे लेके जा सकते थे, वो था कंसेंट, आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सबकी रजामंदी, सब लोग जो है वो उस चीज़ के लिए एग्री करें, दैट इज डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। लोग जो है वो अपनी डिजायर जो है, अपनी विशेष जो है वो दिखा सके, अप्रूवल दे सके कि हाँ ये सिस्टम जो है वो सही है और हर एक चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सके। इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स, यही जो है क्या है, डिसीजन, लोगों का ये डिसीजन जो है वो क्या करता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाता है और साथ ही साथ में उसको कैसे काम करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे काम करना है उसके बारे में भी ये बताता है। जो बेसिक आइडिया था इस तरह की डेमोक्रेसी में वो ये था कि इंडिविजुअल या फिर सिटीजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहेगा और उसमें मेन प्रिंसिपल जो था गवर्नमेंट का वो ये था कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ लेके चलेगी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट जो है वो बना के रखेगी। दैट मीन्स उनको सिटीजन्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर भरोसा है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने पब्लिक के थ्रू जो है वो काम करना पड़ेगा। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपनी हामी भरते हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ये क्या है, एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और उसका आंसर जो है वो आगे बता रहे हैं। वन वे ऑफ डूइंग सो, इस तरह से करने के लिए हमने पढ़ा कि इलेक्शंस जो हैं वो मतलब कंडक्ट करवाए जाते हैं। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है वो गवर्नमेंट में अपनी हामी कैसे भर सकता है, अपनी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कैसे बना सकता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल, दैट मीन्स कि एक बंदा जो है वो कैसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, तो वो चुन सकता है इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। पीपल जो है वो क्या करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा पार्लियामेंट के लिए। देन एक ग्रुप जो है यानी कि बहुत सारे पार्टीज जो है वो क्या करती हैं, इलेक्शंस के लिए खड़ी होती हैं। उन पार्टीज में से एक पर्सन जो है वो क्या होता है, मतलब जीतता है और वो मतलब क्या करेगा, गवर्नमेंट को बनाएगा। उसी तरह से लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, पार्लियामेंट पे भेजते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम द अमंग, यानी कि एक ग्रुप जो है उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में से वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को बनाएगा। यही चीज़ बोला है कि अगर 100 बंदे हैं उन 100 में से कोई एक ही जीतेगा और वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को बनाएगा। और वो 100 बंदे जो है वो हमारे द्वारा ही खड़े किए गए होते हैं। जो पार्लियामेंट है वो इन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलाकर ही बनती है और क्या करती है, कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट जो है वो सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाकर बनती है, कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को गाइड करती है। इस सेंस में पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, ये जो आइडिया अभी आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आपको ऊपर दिया गया है इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 6 और 7 में कि बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स में। आपको उसी से रिलेटेड कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपने मतलब पढ़े होंगे कि कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज किए जाते हैं। आपको नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज को करके आप जो है उन सब चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
तो जैसे इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। यूज़ द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज़ एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ पे एमएलए के बारे में तो आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो है वो स्टेट इलेक्शंस के थ्रू ही एमएलए जो है वो बनता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जैसे आपकी एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की डिवीजन की जाती है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक एरिया का हर एक एरिया से एक एमएलए जो है वो चूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये 3 4 5, जैसे हम बात करते हैं कि टोटल हमारे पास 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ठीक है। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो दैट मीन्स के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से एक मेंबर जो है, एक एमएलए जो है वो चुना जाएगा, ठीक है। जैसे अब 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो यानी कि हमारे पास 15 एमएलए आएंगे, और जो भी 15 एमएलए में से, ठीक है, अगर हम बात करें तो उन जो भी 15 एमएलए में से कितना 9 एमएलए जो है वो अगर एक पार्टी के होंगे, यानी कि जिस भी मेजॉरिटी पार्टी के एमएलए जो हैं वो जीतेंगे, वो क्या करेंगे, हमारे सीएम को चूज़ करेंगे, यानी कि हमारा सीएम बनाएंगे। समझ आया? बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारी स्टेट है, ठीक है, हम जैसे कि हमारी ये स्टेट है, ये स्टेट जो है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई है। डिफरेंट पार्ट्स इन द सेंस के पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हुई है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो एक मेंबर जो है, एक एमएलए जो है वो निकलता है, एक एमएलए जो है वो इलेक्ट किया जाता है। अगर समझ लो स्टेट, हम जेएंडके की बात करें तो जेएंडके के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास 15 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। उस 15 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 15 एमएलए जो है वो हमारे पास निकल के आएंगे, और इन 15 एमएलए में से ये हर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के होंगे, ठीक है। एक ही पार्टी का नहीं होगा कि सिर्फ बीजेपी के ही सारे एमएलए होंगे, नहीं, कोई बीजेपी के होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई पीडीपी का होगा, कोई और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ का होगा, ठीक है। तो ये 15 एमएलए हमारे पास बन के आएंगे। जिस पार्टी के एमएलए जो हैं वो ज़्यादा होंगे, जिनका नंबर जो है वो ज़्यादा होगा, वो हमारा सीएम जो है वो बनाएंगे, ठीक है। एमएलए जो है वो क्या बनाते हैं, सीएम बनाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एमपीज़ जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, उसी तरह से हमारे जो एमएलए हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला हुआ है, डिस्कस विद द टीचर द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड द पार्लियामेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया पार्लियामेंट जो है ये आपका लोकसभा का होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये आपका विधानसभा, यानी कि ये आपकी स्टेट के अंदर होता है। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये मैंने बताया कि 18 से अबव जितने भी होंगे वो वोट दे सकते हैं। एमएलए ये आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आ गए। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके नेता, और डायरेक्टली जो है उनको हम इनको डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। ये आपको नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इसको क्या करना है, फिल करना है इसके थ्रू, ठीक है। ये सब इसमें इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखिए, ये है आपकी पार्लियामेंट, इस तरह से दिखती है, इस तरह का प्रीफेस है आपके पार्लियामेंट का। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए ये अंदर से इस तरह से दिखता है। एक आपकी जो है वो लोकसभा है, और एक आपका राज्यसभा है। तो देखिए यहाँ क्या बोला हुआ है, जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसको संसद बोला जाता है, वो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या बोला है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ का जो लॉ यहाँ पे बनाया जाता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। इट हैज़ 2 हाउसेज, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, इसके 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। वहीं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स की टोटल स्ट्रेंथ होती है, और इसको जो चेयर करता है, इसका जो हेड होता है वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। देन दूसरा हाउस जो है वो इसका वो है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, और इसको लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर टोटल जो मेंबरशिप है या स्ट्रेंथ है वो है 545, और इसका हेड कौन है, स्पीकर, यानी कि ये जो चेयर्स होती है ना, एक यहाँ पे स्पीकर बैठा होता है, और एक यहाँ पे कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट बैठा होता है। ये इनकी क्या करता है, ऑपोजिशन वालों की और गवर्नमेंट की, जो भी आपकी गवर्नमेंट जो रन कर रही है उसकी बातों को सुनता है, और वो क्या करता है, यहाँ पे बिल पास वगैरह किए जाते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल है। तो यहाँ बोला हुआ है 1947 में जो आपकी पार्लियामेंट थी ये बनाई गई थी। 1947 आपकी आज़ादी के बाद आपकी पार्लियामेंट जो थी वो बनाई गई थी। द इंडियन पार्लियामेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो हमारे भरोसे, हमारे लोगों, इंडिया के लोगों का भरोसा है, जो जिससे हमें हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मिलती है। दीज आर पार्टिसिपेशन, इस पार्लियामेंट के अंदर लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन की जाती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और गवर्नमेंट का कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट है हमारे सिस्टम के अंदर, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं,
बिकॉज हमारे लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए, दैट इज़ वाई पार्लियामेंट के पास हमारे बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। इलेक्शंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर किए जाते हैं सिमिलर मैनर में एंड और जैसे मतलब जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से हर एक एमएलए जो है उठाया जाता है और वो एमएलए जो है वो क्या करता है, हमारे सीएम को बनाता है। उसी तरह से जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या किए जाते हैं, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी हेल्ड किए जाते हैं। लोकसभा जो है वो क्या करती है, जिस तरह से आपकी लोकसभा, राज्यसभा जो है ये 5 साल के बाद यहाँ इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी अगर आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और आपकी लोकल गवर्नमेंट में भी 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इन तीनों में 5-5 साल के बाद क्या है, इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद, जो कंट्री है वो अपनी न्यूमेरिक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया यही मैप ऑन पेज नंबर 41 इस जिस तरह से शो की गई है, उसी तरह से कंट्री के अंदर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि क्या करती हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक पर्सन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है। वो कैंडिडेट जो है वो क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और वो क्या करते हैं, अपने इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है। आगे ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है 16 लोकसभा इलेक्शन जब मई 2014 में हुए थे तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी थी और नंबर ऑफ एमपीज जो थे वो कितने थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो थी वो कौन सी थी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके 282 मेंबर जो थे वो चुने गए थे। दैट इज़ वाई भारतीय जनता पार्टी जो थी 2014 में हमारे सामने पीएम नरेंद्र मोदी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे। और सबसे कम जो था, मतलब सबसे ज़्यादा जो था वो बीजेपी ने लिया था और उसके बाद जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ आईएनसी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल चार्ट दिया हुआ है और कुछ ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे 15 लोकसभा इलेक्शन जो 2009 में हुए थे, यहाँ पे किसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे उसके बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए। अब आगे यहाँ बोला हुआ है वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट, जब ये एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो ये कैंडिडेट जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं या फिर ये एमपीज बन जाते हैं। ये एमपीज मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट को बनाते हैं। वंस एक बार जो है जब इलेक्शंस हो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंट है उसको अलग अलग तरह से फंक्शंस को अलग अलग तरह से काम करना पड़ता है। ठीक है, अब जो इसके आगे ये फंक्शंस है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है या किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकता है, क्योंकि आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इन द सेंस कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में डालिए, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स देखूंगी और जो है वो मैं उनको क्लियर करूंगी। और जो चीज़ मैंने आपको पूछी है वो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपके इंडिया का अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you and have a wonderful day.